नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत चीन को लेकर हम करेंगे, क्योंकि एलएसी पर लगातार टेंशन को कम किया जा रहा है। और आज यानी कि पिछले कल दीपावली जब थी, दिवाली थी, तो भारत और चीन की सेनाओं ने एक दूसरे को दिवाली की मिठाई भी खिलाई है। यानी कि मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन अंजाम और अंत क्या होगा इसको समझना बेहद जरूरी है। कितना भरोसा चीन पर किया जा सकता है? जो हाथ मिले हैं, क्या दिल भी मिलेंगे? और जिस प्रकार से चीन का इतिहास रहा है, चाहे वो डोकलाम हो या गलवान हो या यंगत्से हो, क्या इस प्रकार के मिस एडवेंचर के लिए भारत को आगे भी तैयार रहना होगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या डिसएंगेजमेंट के बाद डिसएस्केलेशंस और डीएस्केलेशंस और डी इंडक्शन भी होगा? इसको भी आगे डीकोड करने की हम कोशिश करेंगे। मिठाई सैनिकों ने एक दूसरे को दी है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में हाथ मिले तो दिल भी मिलेंगे, समझना होगा। लेकिन साथ ही में बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की भी करेंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि दिसंबर के महीने में केपी ओली शर्मा एक बार फिर से बीजिंग जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं और लोन चुकाने के लिए रियायत मांग सकते हैं। यह दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त खबर सामने आ रही है कि नेपाल ने अपनी करेंसी छापने की जिम्मेदारी चाइना को दी है, और जो 100 रुपए के नोट छापे जा रहे हैं उसमें वो मैप भी छापा जा रहा है, जिस पर विवाद है भारत और नेपाल में। यानी कि लिपियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक जो भारत के इलाके हैं, जिन पर नेपाल 2020 के बाद से दावा करने लगा है, वो तीनों ही इलाके उस नोट पर भी छापे जा रहे हैं। तो इसको भी डिकोड करना होगा कि क्या मैसेज नेपाल भारत को दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ईरान और इजराइल का भी है, क्योंकि खामनेई ने अपने सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात की और साफ कह दिया है कि पलटवार यानी कि जवाब इजराइल को देना ही होगा, आप तैयारियां करिए। तो क्या कुछ होने वाला आगे, इसको भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। हॉट स्प्रिंग, दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल, मोल्डो में मुलाकात हुई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बात बढ़े, राजनाथ सिंह ने कहा। एलएसी पर अगला कदम तनाव कम करना होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। हॉट स्प्रिंग, डीबीओ और चुशुल, मोल्डो में मुलाकात हुई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बात बढ़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी पर तनाव कम करना मकसद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हॉट स्प्रिंग, डीबीओ और चुशुल, मोल्डो में मुलाकात हुई। कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से बात आगे बढ़े, यानी कि डी एस्केलेशन के बारे में दोनों देश सोच सकते हैं, डी इंडक्शन के बारे में दोनों देश सोच सकते हैं। परसेप्शन जो चीन का है एलएसी को लेकर, परसेप्शन जो भारत का है एलएसी को लेकर, उसके बारे में दोनों देश सोच सकते हैं। चीन भारत के साथ क्या जो एलएसी के नक्शे हैं, क्या जो ताकि दोनों देश विवाद को सुलझा सके, उनको शेयर करने के लिए क्या तैयार हो पाएगा? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है और अंत भी अच्छा हो, ऐसी कोशिश भारत और चीन की तरफ से क्या की जाएगी और चीन पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए एक बार जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद जो है फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एलएसी पर ड्रैगन को मिठाई, डेमसांग डेमचौक से पीछे हटे सैनिक। जल्द ही ग्राउंड कमांडर की मीटिंग होगी वहां पर। डेमसांग डेमचौक में पेट्रोलिंग होगी शुरू। गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में अभी पेट्रोलिंग नहीं, इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इस पॉइंट को भी समझना होगा, क्योंकि ये 2022 में सुलझा लिए गए थे। डेमसांग में पीपी 10, 11, 11A, 12 और 13 तक भारत के सैनिक जा सकेंगे, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। तो
लगातार अब क्या वाकई में ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2-3 पॉइंट और है कि कोई लिखित में भारत और चीन के बीच समझौता नहीं हुआ है, और साथ ही में ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों की सामने नहीं आई है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ब्रिक्स में मुलाकात हुई और उसके बाद ये टेंशन कम हो रही है। लेकिन जो चीन लिखित में जो समझौते किए हैं उनको नहीं मानता है, क्या वो चीन शी जिनपिंग के शब्दों पर कायम रहेगा? ये समझाने के लिए हमारे साथ दो जाने माने खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर, शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। आप दोनों खास मेहमानों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जेके परिवार की तरफ से, और साथ में ही हमारे दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। डेपसांग डेम चौक से पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, वहां से सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर चुकी है। दिवाली की मिठाई खा दोनों देशों ने एक दूसरे को दी है, सैनिकों ने खा भी ली है, हाथ भी मिल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल, हाथ मिलने के साथ, मिठाई खाने के साथ, क्या वाकई में दिल में कुछ मिठास आएगी, या एलएसी के उस पार जो कड़वाहट रहती है वो वैसी ही रहेगी? सर देखो, पहले मैं इस इलाके में 4 साल हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था जी। के पूरे इलाके को अपने हाथों से जानता हूँ। 2020 में 7 पर चाइना ने अटैक की, जिसमें से 5 में पहले डिसएंगेजमेंट हो चुकी थी, अभी 2 में डिसएंगेजमेंट हो गई है। लेकिन दमचौक और दीपसांग है, इसकी ड्रोन्स के माध्यम से और सैटेलाइट्स के माध्यम से वेरिफिकेशन हुई है। दीपसांग की भी पूरी वेरिफिकेशन बाकी है। आज से दमचौक में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन दीपसांग में भी पेट्रोलिंग स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे कि आपने कहा, कोई रिटन एग्रीमेंट्स थी, चाइना ने सबका नजरअंदाज किया, सबका उल्लंघन किया जब वो 2020 में आगे आए। फिर 5 जगह में बफर जोन्स हैं। बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर हमारी टेरिटरी के अंदर है, उनके अंदर भी पेट्रोलिंग के फैसला नहीं किया गया। क्या उन बफर जोन के अंदर भी हम, जो हमारी टेरिटरी के अंदर है, जो टेम्पररी बफर जोन थे, क्या चीन मान जाएगा उनके अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए? और आप डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन, वो तो मुझे लगता है कई साल लग सकते हैं। और इस दौरान हिंदुस्तान को किसी प्रकार से चाइना को ट्रस्ट नहीं करना। चाइना की जबरदस्त एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसने बड़े पैमाने पर अपने एक्स्ट्रा एयरफील्ड्स की लेंथ को इंक्रीज किया है, ताकि बड़े पैमाने पर उसके हवाई जहाज जो है आसानी से कार्रवाई कर सके। नए हेलीपैड्स बनाए, नए बंकर बनाए, अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए फॉर ट्रूप्स के लिए, अंडरग्राउंड एमुनिशन डंप बनाए, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डंप्स बनाए, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि उसकी मंशा कुछ और है। फिर बड़े पैमाने पर वो आगे गांव बना रहा है, जिसके बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस उसको हो सकते हैं। फिर वो सेंट्रल सेक्टर में भी उसकी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। और जहां तक अरुणाचल का ताल्लुक है, वहां भी अभी तक वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो उसका है, और वहां भी उसने बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 90,000 ट्रूप्स को जमा किया हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर। ऐसे में चीन के ऊपर हम किसी प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते। वास्तव में पेट्रोलिंग कंप्लीट दीपसांग में होगी, वास्तव पूरा उसको खाली करेगा, ये सब बताएगा। क्योंकि दीपसांग में हमको बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस थे। हम जो सिंकिया तिब्बत से सिंकिया की सड़क है उसको कट कर सकते थे, हम जो काराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान को जाता है उसको कट कर सकते थे, हम यकीन कर सकते थे कि चाइना और पाकिस्तान का आपसी में मेल मिलाप ना हो सके सियाचिन के ऊपर। फिर हम यकीन कर सकते थे जो सी पैक है जो स्टार्ट होता है पीओके से, उसके ऊपर भी हम इंटरफेयर कर सकते थे। ये हमको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस थे। कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस जबरदस्त चीन को थे कि एक तो ये सारी चीजें हमको डिनाई कर रहा था, दूसरा जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड है चुशुल से दरबुक तक, उस रोड के ऊपर उसकी नजर थी। और जो दौलत बेग उल्दी में हमने एयरफील्ड बनाया है वो शो विंडो में था। अगर लड़ाई के समय किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो सकती थी, कोई लॉजिस्टिक्स बैकअप हमको नहीं मिलता था, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी बमबारी आर्टिलरी के माध्यम से की जा सकती थी। ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए, और अभी तक अगर याद होगा, सिवाय सेंट्रल सेक्टर के, चीन ने आज तक हिंदुस्तान को यह भी नहीं बताया कि वास्तव में उसका परसेप्शन एलएसी का क्या है। 1962 से लेके अभी तक उसने नक्शे भी एक्सचेंज नहीं किए। तो ऐसे में उसके ऊपर भरोसा करना जो है
खतरे से खाली नहीं होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि ठीक हमारे है जो सर। फील्ड कमांडर्स हैं और हमारी जो आर्म फोर्सेस है किसी प्रकार से भरोसा नहीं करेंगी। गलती जो बार बार करती है तो हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन करती है, और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी साफ तौर पे जो मौजूदा सरकार है, मुझे नहीं लगता कि वो इस माफी की गलती करेंगे। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2020 में हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कह दिया कि चाइना ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली, जबकि बफर जोन 3 to 10 किलोमीटर हमारे एरिया में। और जहां तक दीपसांग का ताल्लुक है, अप्रोक्सीमेटली 900 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चीन के पास थी। इसी माफिक दमचौक के अंदर पूरे उस इलाके में जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो चीन के पास थे। अभी कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट, जिसकी कोई लिखित रूप में नहीं है, हमारे जो शेपर्ड्स हैं उनको उस इलाके में ग्रेजिंग के लिए जाने दिया जाएगा। ये तो समय जी बताएगा कि वास्तव में वो जाने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, लेकिन शुरुआत अच्छी है। मिठाई 5 जगह पे मिठाई अंत भी अच्छा हो, ऐसी बांटी ऐसी गई, उम्मीद हम कर शुरुआत सकते हैं अच्छी सर। जी जी, मैं आपके पास आऊंगा। है। पीके सहगल सर, एक दो पॉइंट मैंने आपसे और बहुत डीपली समझ रहे हैं, मैं आता हूं सर आपके पास। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा सर। जो बड़ा अहम सवाल है कि मिठाई दोनों देशों ने एक दूसरे सैनिकों को दी है, और ये एक अच्छी पहल है। हाथ भी मिलाए हैं, दिन मिलने की बात है, उसको लेकर हमेशा सवाल उठते आए हैं। तो कैसे आप देखते हैं, और इतना हृदय परिवर्तन अचानक से? और वो भी एक पॉइंट मेरा और है संजीव जी, जिस पर बहुत जरूरी है बात करना, कि 90s में, उससे पहले कई समझौते चीन के साथ हुए भारत सरकार के। जब चीन उन लिखित समझौतों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई, जिसमें ना ज्वाइंट स्टेटमेंट है, ना कोई लिखित में एग्रीमेंट है, तो कितना ट्रस्ट किया जा सकता है सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो आपको और सहगल सर को और आपके दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थैंक यू ये सर। अवश्य कहूंगा कि भारत और चाइना के बीच में जो ये दिवाली की मिठाइयाँ बांटी गई हैं, और एक प्लेजेंट्री जो शेयर की गई हैं, जाहिर है कि एक अच्छी शुरुआत है, एक शुभ शुरुआत है। और इसी और मैंने, जैसा कि मैंने लगातार कहा है कि विजडम की जीत हुई है, विजडम प्रिवेल किया है, कूटनीति की जीत हुई है। और इसी तरीके का विजडम, इसी तरीके की बुद्धिमत्ता यदि आगे भी दोनों राष्ट्र दिखाते हैं, तो ये दोनों राष्ट्रों के लिए, न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि भारत और चाइना दो पड़ोसी राष्ट्र हैं, दो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दो मेजर पावर्स हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं। और जाहिर है कि दोनों ही पड़ोसी भी हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों राष्ट्रों के बीच के जो संबंध है, यदि सुधरते हैं, तो ये पूरे दोनों राष्ट्रों के जो बड़ी जनसंख्या है उनके लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। हमारा जो व्यापार और व्यापार की जो अपार संभावनाएं एक दूसरे के राष्ट्रों में है, जी उससे दोनों देश लाभान्वित होंगे। और इसका जो पूरे विश्व की व्यवस्था पे और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, जैसा कि सहगल सर ने कहा, कि हमें चाइना के कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर ही अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। फेस वैल्यू के आधार पे हम नहीं चल सकते, ट्रस्ट जो फेस वैल्यू के आधार पे हम नहीं कर सकते। जो भी भारत अगला एक्शन लेगा, वो कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड जो चाइना लेगा उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, और एक इंटेंस और क्लोज सर्विलांस भी रखा जाएगा। और जो सारी स्थितियों की का जो है बहुत बारीकी से निरीक्षण करने के बाद भारत अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स उठाएगा। एक बात मैं इसमें अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये अचानक ऐसा जी कोई हृदय परिवर्तन भी नहीं हुआ है। और इसका जो इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने का राजेश जी सबसे बड़ा कारण ये है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहा है। चाहे वो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हो, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, क्वाड जैसा इनिशिएटिव, अन्य इनिशिएटिव, आसियान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू की हैं। और साथ ही साथ भारत की जिस तरीके से कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर बढ़ रही है, भारत का जो समग्र विकास हो रहा है, भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ जी रहा है, उससे चाइना ने इस बात को लगातार अब रियलाइज किया है कि ये वो भारत नहीं है जिसको जो कभी 1962 वाला भारत कभी हुआ करता था,
जहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व और संकल्प शक्ति बहुत ही कमजोर थी। तो ऐसे में जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत है वो एक बदला हुआ भारत है, और जिसको हम कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्म्ड और नया इंडिया है। और इस नए इंडिया के साथ, नए भारत के साथ चाइना ने अपने संबंधों को सामान्य रखने में ही भलाई समझी। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जाहिर है कि भारत के संकल्प शक्ति के साथ, भारत के लोगों के कठिन परिश्रम के साथ और हमारे सैनिकों के अदम्य पराक्रम, 4 वर्षों से लगातार राजेश जी वो कठोर ठंड में उन्होंने ऊंचाई के स्थलों पर देश की सेवाएं की हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की है। और मैं तो ये कहता हूं कि 4 क्या 14 वर्ष भी लग जाते तो ये सैनिक हमारे वहां डटे रहते, लेकिन चाइना के साथ झुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और मैं हम हमेशा इस बात को मैंने इसको कहा है कि चाइना को झुकना होगा, चाइना झुकने के लिए मजबूर होगा, वो दिन अवश्य आएगा और वो दिन आया। डोकलाम में जिस तरीके से हमने उनको रोड मजबूर कर दिया था। मैं हाइप क्रिएट नहीं करता। अगर मैं कहूं कि चाइना झुकने पर आ गया, मैंने डोकलाम के बाद भी चाइना को तमाम एक्सपर्ट कह रहे थे चाइना झुक गया, 2020 में वो फिर आ गया। उससे पहले चुमार में जब हुआ तब भी एक्सपर्ट कह रहे थे कि चाइना झुक गया, लेकिन वो फिर आ गया। वो उसकी रणनीति का हिस्सा है सर, ये आपको मानना होगा। और नया भारत का क्या कंसेप्ट है सर, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। क्या नया भारत 2020 के बाद बना है? क्योंकि 2020 में तो डोकलाम में वो आके लद्दाख में बैठ गया था सर। बताइए, इसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करिए मुझे। राजेश जी 2 बातें हैं, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। पहला ये कि जो चाइना को जब मैं ये कहता हूं कि वो झुकने पर मजबूर हुआ है, तो जाहिर है कि हमने चाइना के जो उसके डोकलाम में सड़क बनाने की जो मंसूबे थे उस समय, उसको हमने अपने अदम्य जो संकल्प के साथ 73 दिनों का जो स्टैंड ऑफ चला था, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन था। मुझे याद है उस समय भी ब्रिक्स की समिट होने वाली थी और चाइना के शासकों को यह लगा कि हमारे मोदी जी संभव है कि ब्रिक्स समिट में न जाए, और उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बंद कर दिया, अपने सारे वहां पे सारी चीजों को हटा लिया। पहली चीज ही कि वहां पर चाइना निसंदेह झुका था, हमने उसे मजबूर किया था, मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ। लेकिन आज 2024 में भी हमने 2024 में डोकलाम के नहीं संजीव जी 2024 का आपको हालात पता है डोकलाम में इस वक्त क्या हो रहा है सर? वो मजबूती से बैठ गया सर, गांव के गांव उसने बसा लिए हैं, वो सीधा चिकन नेक को थ्रेट कर रहा है सर। राजेश जी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बहुत सारी जगहों पर मैं ये सुनता हूँ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डोकलाम चला गया वापस, अब वो चाइना ने कब्जा कर लिया इत्यादि। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। भारत की सरकार की ऐसे पूरी स्थितियों पर नजर है, और यदि ऐसी स्थिति आएगी कि हमें फिर से नहीं राजेश जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर कंक्लूजन ड्रा नहीं करता, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार की डोकलाम पर जो है पैनी वॉच है, पैनी नजर है। और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि वहां पर हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, या भूटान की जो डोकलाम की जो टेरिटरी है, भूटान की टेरिटरी है, और भूटान से चाइना की बातचीत भी चल रही है, और उसको लेकर के हमारे अपने जो कंसिडरेशंस हैं उसको लेकर के हमने भूटान से अपने कंसर्न्स भी बताए हैं। और भूटान, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के हितों के, भारत के कॉस्ट पर वो चाइना के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे कि भारत की सुरक्षा पर कोई खतरा हो। यदि भूटान ने ऐसा किया राजेश जी, तो इसकी बहुत बड़ी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र को भुगतने पड़ सकते हैं। मैं ये स्पष्ट कैसे करें अब देखिए, जहां तक नेपाल को लेकर भी हम यही सोचते थे। मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि कई सवाल है पीके सहगल सर से मैं समझने की कोशिश करूंगा। पीके सहगल सर थोड़ा क्लियर करिएगा, क्या वाकई में चीन जो क्या या 4 कदम आकर इस्लामी स्लाइसिंग के तहत वो 2 कदम पीछे गया है? इस पॉइंट को क्लियर करिएगा। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये भारत और चीन के जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए हम वेस्ट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो लगातार चीन के ऊपर प्रेशर बना रहा है और 5 आइज लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे तेजस के लिए फाइटर जेट के इंजन मिल जाएंगे, उसमें डिलीवरी में देरी हो रही है। क्या ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो दोनों पड़ोसियों को, नेबर्स को मजबूर कर रहे हैं कि अच्छे संबंधों में भलाई है? सर आपके सवाल जो है बहुत ही अहम सवाल है, और सारे देश को इसका आंसर जानने की आवश्यकता है। फर्स्टली, चाइना हमारे आगे ना झुका है ना झुकेगा। जहां तक डोकलाम का ताल्लुक है, उस इलाके में मेरे एल्डर ब्रदर जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, और मैंने 8 साल उस इलाके में काम किया है। चाइना डोकलाम को एक किस्म से अपने हथेली की तरह देखता है, और उसके अंदर से 4 और 5 फिंगर आते हैं जो हमारे 33 कोर को कंप्लीटली बाईपास करते हैं।
उधर उसने बहुत बड़े पैमाने जी। पे अपना जमावड़ा जो है और बढ़ा दिया है और मजबूत कर दिया है। सड़कें भी बना दी है और हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ कर भी नहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि भूटान के वो इलाका उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है एंड भूटान इज इन नो पोजीशन व्हाटसएवर टू डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। क्योंकि भूटान साफ तौर पे जानता है वो चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकता और मुकाबला नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान की एक वहां ब्रिगेड है विच इज प्राइमरली मेंट फॉर ट्रेनिंग, इमट्राट जो है वो किसी प्रकार से लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। जहां तक बाकी जगह का इलाका है, मैंने जैसे कि कहा, चाइना 3 से 10 किलोमीटर हमारे इलाकों में जो बफर जोन्स भी हैं, दे आर आल्सो 3 to 10 किलोमीटर इन आवर ओन एरिया, उनसे भी पीछे नहीं हटा। और जहां तक दमचौक का ये दीपसांग का इलाका है, तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया हुआ उसने। दमचौक में भी वैसे किया हुआ है। पेट्रोलिंग इज असाइड, क्या वास्तव में चीन वहां हर प्रकार से पीछे हट जाएगा? जो उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिले हैं उनको खो देगा? इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। किसी भी इलाके में चीन ने हमारे साथ सही प्रकार की कार्रवाई नहीं की और हमको हर प्रकार से जबरदस्त चुकन्ना रहना पड़ेगा। चीन का चेंज ऑफ हार्ट का जो है, उसके पीछे रशिया का प्रेशर था, इंडिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस थी, इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बढ़ती जा रही थी, क्वाड को नजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि अगर बाई चांस ईरान में अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका फायदा उठा के चीन जो है ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। उस समय वो चाहेगा कि इंडिया का बॉर्डर जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंप्लीटली क्वाइट हो और इंडिया अमेरिका के इशारे पे कुछ कार्रवाई ना करे। सो चीन का अपना हित था इस समझौते वो भी साइन नहीं किया, इस पेट्रोलिंग के बारे में बातचीत एक्सेप्ट करना, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। उसकी हर समय मंशा वही है कि अगर हिंदुस्तान कमजोर पाया गया कहीं भी, पहली बात है चीन की अभी इकोनॉमी है $18.3 ट्रिलियन, हमारी है 3.4, सो ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स। उसका डिफेंस बजट एनुअल है $265 बिलियन, हमारा 75। चीन टेक्नोलॉजिकली और क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली हमसे बहुत आगे है। हमको 5 से 10 साल लगेंगे टू बी एबल टू क्लोज दिस गैप टू सम एक्सटेंट, और वो भी गैप क्लोज करना ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है गिवन द फैक्ट कि 35 से 40 साल से इतना डिफेंस बजट में डिफरेंस है। फिर चीन जो है शुरू से ही 1949 से अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता रहा है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते रहे थे। ओनली 1990s का हमने एक्सेप्ट किया, जब पोखरान ब्लास्ट किया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चीन इज एनिमी नंबर 1। उससे पहले हम तो चीन को अपना एनिमी भी नहीं समझते थे और हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहते थे चीन को तो हम डिप्लोमेटिकली संभाल लेंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि डिप्लोमेटिकली ये चीन मानने वाला नहीं है। उसने जो किया सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि 2020 में उसने क्या किया। जब आपने किसी प्रकार की उससे, जब 2020 में कोविड आया तो हमने अनाउंस कर दिया कि इस बार हम फॉरवर्ड पोजीशन अख्तियार नहीं करेंगे कोविड को निगाह में रखते हुए। चाइना अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइजेस 7 जगह पे हमारे इलाके में घुसपैठ किया, और घुसपैठ एज डीप एज अबाउट 10 किलोमीटर इन ईच ऑफ दिस एरिया, यानी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे एरिया को कब्जा किया हुआ है और इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। और अगर छोड़ना होता तो बफर जोन के साथ भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाती। जहां तक डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की बात है, अगर वो कर भी लेता है तो वो भी एडवांटेज चीन को होगा। उसके 77,000 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवेज हैं, हमारी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर उस बॉडी का है ही नहीं। दूसरा, उसकी रेल लाइन जो है सेंट्रल सेक्टर और अरुणाचल में रेल लाइंस बॉर्डर तक आती है, हमारे पास उस माफी का कुछ नहीं है। सो चीन को अपनी फोर्सेस को मूव करने में विद इन अ मैटर ऑफ डेज ही कैन कंसंट्रेट अप टू 100,000 ट्रूप्स अगेंस्ट अस। हमको उस माफी की कंसंट्रेशन करने के लिए कई दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं जी। ऐसे में हिंदुस्तान को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए। हम अगर हमारे पीस स्टेशन में हम फौजों को ले जाएं, उनको दोबारा मूव करना जो है इज एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। एक बार आपने कर दिया 15 दिन में उस माफी की, वो अगली बारी आपको मौका नहीं देगा। इस बारी उसने मौका दे दिया बिकॉज ही नेवर एक्सपेक्टेड यू विल बी एबल टू डू दिस, और 15 दिन का समय नहीं देगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ फोर्सेस को 24 to 48 आवर्स कंसंट्रेट कर सकता है, एंड विद इन दैट 24 to 48 आवर्स आर वी इन अ पोजीशन टू मूव 50,000 or 100,000 ट्रूप्स ऑपोजिट हिम? एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। मैंने जैसे कि पहले कहा कि सिक्किम के इलाके में मैं 8 साल काम किया। उस इलाके का, जहां डोकलाम की बात कर रहे हैं, माय एल्डर ब्रदर वाज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग देयर। और जहां तक ये दमचौक और ये इलाका है, इसको मैं अपने हाथ की लकीरों से बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल वहां हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था और दिन रात उस एरिया के ऊपर काम किया है। वास्तव में ग्राउंड सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली दोज हु हैव नॉट बीन इन दैट एरिया हैव नॉट सीन दोज एरियाज
have no idea what the Chinese intentions are. आए दिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, आए दिन वो इस माफी की कार्रवाई करते हैं जिससे हमारे ट्रूप्स का मोरल और मोटिवेशन डाउन हो। लेकिन खुशकिस्मती हमारी है कि हमारे मोरल और मोटिवेशन जो है उसके तमाम साइकोलॉजिकल एफर्ट्स के बाद उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, ये जो बातचीत हुई है इसके पीछे कितना रोल आप देख सकते हैं वेस्ट का? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ताइवान को लेकर चीन का अग्रेसिव रुख, जापान एशियन नेटो की बात करता है, साउथ कोरिया लगातार अमेरिका के संपर्क में है, फिलीपींस के साथ टेंशन चल रही है इस वक्त। इसी बीच अमेरिका भी साउथ चाइना सी के आसपास अपना बिल्डअप कर रहा है। क्या वो एक प्रेशर बीजिंग महसूस कर रहा था? और भारत के खिलाफ जिस प्रकार से फाइव आइज लगातार निज्जर और पन्नू को लेकर दबाव प्रेशर बना रहा था, चीन अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देने में देरी कर रहा था, क्या ये वो एक मिक्सचर है पॉइंट्स का दोनों तरफ से जो दोनों देशों को पास ला रहा है? और एक अच्छी बात भी है, हम तो चाहते हैं कि चीन अच्छे से रहे, भारत अच्छे से रहे, दोनों देश अच्छे से आगे बढ़े। एशिया का विकास उसी में, दुनिया का विकास तभी हो सकता है। लेकिन वही अंत में यही बात आ जाती है कि हम 60-70 के दशक से ही ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन जब जब हम विश्वास करने जाते हैं तब तक हमारी पीठ में छुरा घूम दिया जाता है। संजीव श्रीवास्तव। राजेश जी, मैं अपनी वही बात मैं फिर से कहूंगा, वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, और ये जो परिवर्तन हुआ है उसका सबसे जो बड़ा कारण ये है कि भारत आज चाइना से ताकत की भाषा से बात करता है, भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहा है, भारत किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आने वाला है। कभी भारत मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाया करता था, लेकिन ये बदला हुआ भारत है, ये आज नया भारत है। हम किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव वगैरह में नहीं आकर के अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ये अवश्य है कि चाइना ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को एक लंबे कई दशकों तक विकसित किया है और हम उस प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पिछली सरकारों ने, हमारे देश के नेताओं ने, मैं ऐसा हमेशा कहता हूं कि लगभग 4 दशकों का समय हमने गंवाया है और उसका खामियाजा आज हमें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। कभी चाइना की इकोनॉमी 1969-70 की बात करें तो ये भारत की इकोनॉमी कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन आज चाइना अगर 18 ट्रिलियन है तो जैसा कि सहगल सर ने कहा कि हम अभी 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने के बारे में जो है कदम सोच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो भारत है, आज का जो भारत है, इसके अंदर एक संकल्प शक्ति है, इसके अंदर एक विजन है, एक विकसित भारत को बनाने का विजन है, एक मजबूत भारत को हमने बनाया है। और ये चाइना अगर ये सोचता है, और मैं जरा भी यहाँ पे मैं अपोलॉजी नहीं देना चाहता, मैं कोई अपोलॉजिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं बोलता, मैं ये बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ ये कहना चाहता हूँ कि चाइना की ये ताकत नहीं है आज के समय में कि वो भारत को किसी तरीके से चुनौती दे जाए, और भारत उसका जवाब देना जानता है। आज का भारत आर्थिक रूप से भी संपन्न है, सामरिक रूप से भी संपन्न है, हम नाभिकीय शक्ति हैं और विश्व में प्रोएक्टिव तरीके से हम जगह जगह एंगेज कर रहे हैं, और हमने अपनी विश्व नेता की जो एक शक्ति है उसको भी प्रदर्शित किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रदर्शित किया है। तो ये जो भारत की जो ताकत आज आई है उसकी वजह से चाइना के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, जो हमने 2017 में भी देखा, डोकलाम में भी देखा था, और यहाँ पर भी हमने देखा कि चाइना ब्रिक्स समिट के जस्ट पहले इस तरीके के सहमति पर तैयार हो गया। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है राजेश जी, कि ये जो आज के समय में जो वेस्ट का क्या उसमें योगदान है, तो देखिए राजेश जी, मैं मेरा जो अप्रोच है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वेस्ट के साथ हमारे जरूर कुछ इश्यूज हैं, लेकिन भारत और चाइना के जो संबंध है वो अपने आप में उसके जो डायनामिक्स हैं वो द्विपक्षीय हैं। मैं उसमें वेस्ट की कोई भूमिका नहीं देखता, और मैं रशिया की भी उसमें भूमिका नहीं देखता। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो संबंध है दोनों राष्ट्रों को आपसी तरीके से तय करने होंगे। वेस्ट के साथ ये अवश्य है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो लगातार गहरी हो रही है, प्रगाढ़ हो रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, तो चाइना बहुत ही प्रेशर में आ जाता है। ये हमने देखा है, और मैंने भी IDSA में, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में कई बार जो है चाइनीज डेलीगेशंस के साथ अनेक डिस्कशंस में मैं शामिल रहा, और मैंने उनके जो मनस्थिति को मैंने जब समझते जानने की कोशिश की, तो वो भारत के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स से बहुत दबाव में रहते हैं, और ये निश्चित है कि जो भारत
और अमेरिका के जो गहरे जो संबंध हैं, उससे चाइना बहुत दबाव में रहता है। वो नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका और भारत के वेस्ट के संबंध कहीं ज्यादा प्रगाढ़ और गहरे हो, और उसे जब कभी भी ऐसा अवसर मिलता है कि वो इन संबंधों में अगर वो कोई दूरी पैदा कर सकता है तो उसकी पूरी कोशिश करता है। मैंने स्वयं ठीक में है सर। चाइना के पीपुल्स डेली, चाइना की जो सीसीटीवी को कई अनेकों इंटरव्यूज दिए हैं, और मैंने उस समय अक्सर ये महसूस किया उन इंटरव्यूज के दौरान कि वो जो चाइना के जो पत्रकार आया करते थे इंटरव्यूज करने, वो ऐसे विषयों को जी उठाने की कोशिश करते थे, ऐसे सवाल करते थे जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जो भारत और अमेरिका के बीच में विवादास्पद विषय हो। और इस तरीके के सवालों, जाहिर है कि वो स्टेट मीडिया था, और उससे उनके सरकार का जो अप्रोच ये पता चलता था कि वो नहीं चाहते थे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई ज्यादा बहुत नजदीकी आ जाए। तो ये मेरा कुछ व्यक्तिगत ठीक है अनुभव सर। है, और जिसको कि मैंने अभी आ, शेयर किया आपसे, ठीक है, और मैं इसके आधार पर मैं ठीक ये है, कह सकता एग्री हूँ हूँ सर। कि भारत लेकिन और मुझे लगता चाइना है के कि हमें संबंधों, वेट एंड वॉच करना होगा सर। मुझे लगता है कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 2013 के आसपास चुमार, और उसके बाद 2017 के में डोकलाम, 2020 में हमने गलवान देखा, और अब मुझे लगता है कि 2024 में हालात ठीक हुए, लेकिन अगले 3 से 4 साल हमें चीन को लेकर बहुत अलर्ट होना रहना होगा, क्योंकि चीन की आदत है, वो पीछे हटता है लेकिन फिर आगे बढ़ता है। और एक चीज और जो चीन को मैं अभी तक समझ पाया हूं आप लोगों के साथ बैठकर, कि माओ तसे तुंग की जो एक 5 फिंगर पॉलिसी थी, मुझे लगता है शी जिनपिंग उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से। इसको समझना होगा। मैं एक बड़ी खबर और आ रही है सर मेरे पास, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं, उसको भी डिटेल से समझने की बहुत जरूरत है। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान के टॉप कमांडर्स कर रहे हमले की प्लानिंग। इजरायलियों की हर चीज को हम टारगेट कर सकते हैं। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमला संभव है, यानी कि 4 दिन और हैं। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान। ईरान के टॉप कमांडर्स कर रहे हमले की प्लानिंग। इजरायलियों की हर चीज को हम टारगेट कर सकते हैं। यहां तक ईरान कह रहा है कि हम तो, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम तो नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच सकते हैं ड्रोन की मदद से। तो ये एक बड़ी धमकी है, लेकिन क्या वाकई में 5 नवंबर से पहले ईरान कोई बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है? पीके सहगल सर से समझते हैं कि क्या वाकई में यह हमला संभव है, और अगर होता है तो फिर ये जंग किस मोड़ पर जाती है, किस तरफ जाती है? पीके सहगल सर, 5 नवंबर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, और दूसरी तरफ ईरान के तल्ख तेवर, इंतजार मौके का, और कहा जा रहा है कि 5 नवंबर से पहले यह हमला हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है सर ईरान ऐसा करेगा, और फिर क्या असर होगा? क्या ये जंग बढ़ सकती है? क्या वाकई में इजराइल वर्सेस ईरान खुलकर हो सकता है, या ईरान खुद को रोकेगा? सर, ये जो असेसमेंट है ये इजराइल की इंटेलिजेंस की है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने साफ तौर पर कहा है कि 5 नवंबर से पहले ईरान जो है बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, और इस बार ये हमला जो होगा इराक के माध्यम से होगा। इराक डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन इराक के अंदर जो रेजिस्टेंस एलिमेंट्स है, जो वास्तव में उनको हर प्रकार से वेपनाइज किया और सपोर्ट कर रहा है, वो ईरान ही कर रहा है उनके माध्यम से। और वो कह रहे हैं इतना बड़ा हमला होगा कि वास्तव में वो हर प्रकार के हर टारगेट को हिट कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि ईरान की कोशिश है कि इराक के थ्रू अटैक करने की, इसलिए कि जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ ना हो। जवाबी कार्रवाई में हम उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या उनके ऑयल फील्ड या गैस फील्ड के ऊपर हमला ना करें, और इसराइल की तरफ से हमला जो हो वो केवल और केवल इराक की तरफ से हो। इसराइल साफ तौर पर जानता है कि वास्तव में इसके पीछे जो है केवल और केवल ईरान ही इन्वॉल्व है, और इसके और भी बड़े कारण है। तो यह हमला अवश्य होगा, और मुमकिन हो सकता है कि हो। अगर आपको याद होगा कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने तकरीबन 180 से 200 मिसाइल दागी थी, उस समय अली खमैनी ने कहा था अगर इसराइल ने रिएक्ट किया तो जो दोबारा हमारी तरफ से रिएक्शन होगा ये बड़ा वोलाटाइल होगा, बड़ा सुप्रेसिव होगा और ज्यादा घातक होगा। दूसरा, उनकी जो इजरायली हमला हुआ उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर देंगे। अगर वो नहीं जवाबी कार्रवाई करते तो उनकी अपनी स्टैंडिंग जो है अपनी कंट्री में खत्म हो जाएगी, उनकी इन्फ्लुएंस जो है कमजोर हो जाएगी। उनकी जो इजराइल जो है बेरहमी से उनके जो प्रॉक्सीज हैं, हौथीज हैं, हमास है, हिजबुल्लाह को बेरहमी से उनके ऊपर उनको कुचलने की कोशिश कर रहा है। उनका आपसी ट्रस्ट जो है खत्म हो जाएगा, फिर उनकी इंटरनेशनल इमेज खत्म हो जाएगी। इन तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है
बट टू इंश्योर दैट वो जवाबी कार्रवाई करे, और वो जवाबी कार्रवाई अवश्य करेगा। फायदा उठाएगा कि हो सकता है कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले किया जाए। ये डेट तो है जो मैंने कहा, ये असेसमेंट इसराइल की है। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम 5 नवंबर से पहले करेंगे या 5 नवंबर से बाद करेंगे। ये केवल और केवल असेसमेंट जो है, और कि इराक के माध्यम से होगा, ये केवल और केवल असेसमेंट इसराइल की है, इसराइली इंटेलिजेंस। मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ द अटैक जो है, मिसाइलें जो दागी जाएंगी और रॉकेट जो दागे जाएंगे वो ईरान से ही होंगे, क्योंकि उनको शिफ्ट करना इराक में काफी मुश्किल होगा। ईरान जो है, इसराइल जो है, उनको प्रीएम्प्ट कर सकता है। इससे प्रीएम्प्ट से बचने के लिए कुछ जो उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स ऑलरेडी हैं इराक में, वहां से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये हमला जो होगा, इसमें कम से कम 500 से 1000 रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर कर सकता है। और उसकी जबरदस्त कोशिश होगी कि उनकी हवाई ताकत, जो इसराइल की असली ताकत है, उसको हर प्रकार से खत्म करे। उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को खत्म करे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को खत्म करे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सुप्रेस करे। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको सफलता मिलेगी। इसराइल में वैसे ही काफी से ज्यादा खौफ है इस समय, ये देखकर कि ईरान कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि ईरान कुछ ना कुछ तो करेगा। इसके बावजूद कि बड़ा जबरदस्त प्रेशर है अमेरिका के माध्यम से, ब्रिटेन के माध्यम से, और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज, इजिप्ट के माध्यम से, कतार के माध्यम से, सऊदी अरेबिया के माध्यम कि ईरान कुछ जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए बहुत लाजमी है कि जवाबी कार्रवाई करे, नहीं तो खामनेई के वजूद के लिए जरूरी है सर। लेकिन अब मैं समय का थोड़ा सा अभाव होता जा रहा है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे सर, माफी के साथ मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। लेकिन आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा और क्लियर किया मुझे और मेरे दर्शकों के लिए कि ये ईरान अपनी जमीन से एक्शन नहीं लेगा। ये लेबनान से हो सकता है, इराक से हो सकता है, या सीरिया की तरफ से ये अटैक आ सकता है, ताकि इजराइल डायरेक्ट अटैक ईरान पर ना करे। ये पॉइंट बहुत अहम था सर, शुक्रिया इसके लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, क्या वाकई में खामनेई एक जिद पाल चुके हैं? खामनेई को यह समझ नहीं आ रहा है कि एक गलती जो है अमेरिका को, तमाम अरब यूरोप के देशों को, नेटो को एक मौका देने वाली है, जो चाह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से एक न्यूक्लियर पावर देश ना बन पाए? या वाकई में ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो निपट सकता है इन तमाम देशों से? सर देखिए राजेश जी, अगर ईरान ने फिर से इजराइल के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान एक बहुत बड़ी गलती करेगा। और ईरान के ऊपर फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के माध्यम से भी कोई सीधी कार्रवाई इलेक्शंस के बाद हो सकती है। और ये जो पूरी जो संभावना है, वो ईरान को लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। और ईरान के खमेनी जो है, वो जाहिर है कि उनका एक रीजनल एम्बिशन है। वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तरह तरह के वायदे करते हैं। लेकिन ईरान के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एरिया है, वो ये है कि वो भी पाकिस्तान की तरीके से आतंकवादियों को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है, उन्हें स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। और आतंकियों के माध्यम से, आतंकवादी संगठनों के माध्यम से वो अपने रीजनल एम्बिशन को हासिल करना चाहता है। उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस भी हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को भी बनाने की दिशा में वो बड़े कदम उठा चुका है। तो ये जो ईरान के जो एम्बिशंस तो बहुत है, लेकिन ईरान के समक्ष वर्तमान समय में जिस तरीके की तैयारियां हैं, जिस तरीके से इजराइल की तैयारियां हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना आ जाए, चाहे वो कमला हैरिस राष्ट्रपति हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, यदि ईरान ने किसी तरीके की ऐसी हिमाकत की, और जो अमेरिका ने लगातार इस बात को कहा है कि ईरान को बेहतर यही होगा कि वो विजडम के साथ कार्य करे और ऐसा कोई हमला करने के बारे में वो ना कदम बढ़ाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, और जैसा कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ सहगल सर से, कि जो हमला है वो इजराइल स्वयं, इजराइल के ऊपर ईरान स्वयं अपनी टेरिटरी से न करते हुए वो अनेक प्रॉक्सीज के माध्यम से वो कर सकता है। और वो हमले लगातार किए भी जा रहे हैं। यदि कोई बड़ा हमला होता है तो ये एक दूसरा स्केल पर ले जाएगा। और ये जाहिर है कि उसके बाद इजराइल का जो लेबनान में यदि हमला लेबनान से होता है, या कोई हुती भी अगर कोई हमला करता है, तो इजराइल का रिस्पांस मैसिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो उसने हमास को तो पतन की अवस्था में पहुंचा ही दिया है। लेकिन यदि ईरान का दूसरा प्रॉक्सी, तीसरा प्रॉक्सी कोई बड़े हमले करता है, तो उसके खिलाफ भी इजराइल एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है और उसको भी वैसे ही हश्र में पहुंचा सकता है, जैसा कि आज आप हमास का देख रहे हैं।
ठीक है सर, और उम्मीद कर रहे हैं हम, एक दो पॉइंट बड़े अहम क्लियर हुए हैं आपसे कि ये हमला अपनी जमीन से ईरान नहीं करेगा, इसे इराक या सीरिया या लेबनान की जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि 5 नवंबर पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में आने के लिए और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।